वो क्या करते हैं, हमारे ऑडिट में जाने से पहले, फॉर एग्जाम्पल नियाग्रा में या चलिए हम मिज़ान बैंक जा रहे हैं ऑडिट करने, हमारे जाने से पहले हमारी IT टीम जाती है हमारी, और वो क्या करके आती है, हम तो कर नहीं सकते, हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो IT का नहीं पता ना, तो हमारे बिहाफ पे हमारी IT टीम जाती है, वो हमारे से देख के आती है कि ये कंट्रोल्स कैसे हैं, और फिर हम जाके क्या करते हैं, समझ गए। तो अब अगर आपको पता ही नहीं कि IT की इन्वॉल्वमेंट कंपनी में कितनी है, आप IT टीम लेके नहीं जाएंगे। अगर पता होगा IT की इन्वॉल्वमेंट है तो आप क्या करेंगे, प्रॉपर IT एक्सपर्ट्स हायर करेंगे पहले, या यूटिलाइज करेंगे अपने, समझ गए, याद रहेगा जी। आगे हैं, The coordination of the expected coverage and timing of the audit work with any reviews of indirect financial information. ठीक है, कब कब कैसे कैसे ख़त्म करने हैं, मैं भी स्ट्रेटेजी दूंगा आपको, अभी आपको ओवरऑल स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा, वहाँ लिखा होगा कि इनिशियल मीटिंग कब होगी, किक ऑफ मीटिंग कब होगी, मैनेजमेंट लेटर कब देंगे, कंफर्मेशन कब सेंड करेंगे, फर्स्ट मीटिंग मैनेजमेंट से कब होगी, सेकंड मीटिंग कब होगी, बोर्ड से मीटिंग कब होगी, ऑडिट रिपोर्ट कब साइन करेंगे, सारी डेट्स पहले डिसाइड हो जाती हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ आपको, प्लानिंग पर ये डिसाइड होती है कि हमें कब ऑडिट रिपोर्ट चाहिए, AGM कब है, नोटिस कब इशू करना है, प्रॉपर डेट्स हमारे हाथ में होती हैं। ठीक हो गए, आगे The availability of client personal data, पर्सनल डाटा, ठीक है, क्लाइंट के अवेलेबिलिटी ऑफ क्लाइंट के डाटा छोड़ने से आगे चलते हैं। असर्टेन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, इस पे जल्दी जल्दी पढ़ना, टाइम नहीं वेस्ट करना। the entities timetable, टाइम टेबल्स, क्या क्या कब कब चाहिए आपको, कब कब मीटिंग करेंगे, ये बहुत डिटेल में होता है, कहाँ मीटिंग करेंगे। इवन ये डिसाइड होता है कि हम फॉर एग्जाम्पल इब्राहिम ग्रुप ऑफ कंपनी से हैं, हम हफ्ते में कितनी बार मिलेंगे, 2 दफ़ा, कहाँ मिलेंगे, ट्यूसडे को और थर्सडे को, कितने बजे, 3:30 बजे, कहाँ, इस मीटिंग रूम में। हमारा कौन बंदा आएगा, मैनेजमेंट कौन सा बंदा आएगा, इस लेवल की डिस्कशन होती है। ठीक हो गया, आगे हैं जी। the organization of meetings with management, 2 4 गवर्नर से कब मिलेंगे, बाकी लोगों से कब मिलेंगे, आगे हैं जी। the discussion with management and those charged with governance regarding the expected type and timing of reports to be issued and other communications. ठीक है, कौन कौन सी कम्युनिकेशन कब कब करेंगे, हमने पढ़ी है कम्युनिकेशन, कौन कौन सी कम्युनिकेशन पढ़ी हमने, हमने रिप्रेजेंटेशन लेटर पढ़ा है, हमने मैनेजमेंट लेटर पढ़ा है, हमने एंगेजमेंट लेटर पढ़ा है, एक कवरिंग लेटर, कब कब रिपोर्ट देंगे, कब कब लेटर्स देंगे हम। ठीक हो गया, आगे हैं। The discussion with management regarding the expected communication on the status एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन, ठीक है, थ्रू होगी। मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको इब्राहिम ग्रुप ऑफ कंपनी कि कितनी दफ़ा मिलेंगे हफ्ते में, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कौन कौन बंदा मिलेगा आपस में, हमारे रिप्रेजेंटेटिव कौन होंगे, मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन होंगे। ठीक हो गया, देखिए ऑडिट प्रैक्टिकल चीज़। अब ये हमने ये नहीं कैसे मैनेजमेंट से मिलेंगे, मैनेजमेंट किससे मिलेंगे पता नहीं, समझ गए। हमारे तरफ से कौन मिलेगा, हमारा जूनियर जाएगा, ट्रेनी जाएगा कि पार्टनर जाएगा, कौन जाएगा, समझ गए। तो प्रॉपर डिसाइड होता है कि हम ये ऑडिटर से कौन बंदे आएंगे और मैनेजमेंट से कौन मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे, हफ्ते में कितने बार मिलेंगे। क्लियर है जी, आगे आए। the expected nature and timing of communication about ये डिस्कस कर लिए मैंने, आगे अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड्स। मटेरियलिटी पढ़ा हुआ क्या होता है, मटेरियलिटी लेवल पढ़ा हुआ है ना, इसी चैप्टर में अगर आप आए नेक्स्ट पेज पे 35 पे आगे जी, तो 320 चैप्टर आ रहे हैं यहाँ पे, लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी इन इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल्स में पढ़ा हुआ ना आप लोगों ने। इसको हम क्या कहते हैं, रिस्क असेसमेंट, यही इसे कहते हैं ना। इसके लिए क्या लिखा हुआ है 315, और आगे क्या लिखा हुआ है, एंड मटेरियलिटी। तो मटेरियलिटी के चैप्टर कौन सा है, स्टैंडर्ड कौन सा है, 320। ये हमारे कोर्स में भी हमने पढ़ना है, ठीक है। अभी आपने चैप्टर नहीं पढ़ा, लेकिन आपने ये पढ़ा हुआ कि मटेरियलिटी लेवल क्या होता है, क्या होता है जी, वो लेवल जो लोगों के इकोनॉमिक डिसीजंस को हिट कर जाए, वो गलती या वो ओमिशन या वो एरर जो लोगों मीन्स के स्टेक होल्डर्स के उन डिसीजंस को जो उन्होंने लिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस डिसीजन को हिट कर जाए, इसे हम क्या बोलते हैं, मटेरियलिटी, ठीक है। अच्छा, मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड्स क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं
हम कहते हैं हम इब्राहिम को ऑडिट करने आ रहे हैं, इब्राहिम ग्रुप ऑफ कंपनीज का 5 मिलियन हम डिसाइड करते हैं मटेरियल है, ये क्या है, इससे ऊपर जो होगा वो क्या होगा गलती, और जो नीचे होगी वो क्या होगी इमटेरियल। समझिए, अब 5 मिलियन से ऊपर जो भी गलती है वो क्या है, इट इज गोइंग टू हिट द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर्स। कौन सा डिसीजन, टेकन ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। याद रहेगा, पक्की बात है। अच्छा एक और चीज़ मुझे बताएं, 5 मिलियन से ऊपर अगर लोगों के इकोनॉमिक डिसीजन हिट हो रहे हैं और गलती है अकाउंट्स में, हम क्या करेंगे? अब हम अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करें, मॉडिफिकेशन आप लोगों में पड़ी हुई है, याद रहेगा। अच्छा अगर 5 मिलियन से बिलो है पहले वो देखेंगे, तो हम देखेंगे इसका ऑडिट रिपोर्ट पे कोई इफेक्ट नहीं है। हम ये जरूर देखेंगे कि क्या बहुत सी इमटेरियल गलतियां मिलके कहीं मटेरियल तो नहीं हो रही। अगर फिर इमटेरियल मिलके मटेरियल हो रही है तो फिर हम क्या कहेंगे, इसका हम इफेक्ट देखेंगे अपनी रिपोर्ट में, क्लाइंट से कहेंगे ठीक करो, नहीं ठीक करेगा अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देंगे। क्लियर हो गया? अच्छा अगर उसका इफेक्ट भी इमटेरियल है फिर इग्नोर कर देंगे, मैनेजमेंट में देंगे। वेरी गुड, फिर हम कहाँ लिखेंगे इसको, मैनेजमेंट में कि आपकी कुछ गलती हैं, आल्दो हमने ऑडिट रिपोर्ट में इसको जिक्र नहीं किया क्योंकि ये मटेरियल थी, लेकिन बहर आपके सिस्टम में डेफिशिएंसी है, हमने इसको अलग से आपको रिपोर्ट कर दी है, किसमें, एमएल में, मैनेजमेंट लेटर में। इसको प्यार से हम क्या करते हैं, लेटर ऑफ वीकनेसेस। समझ गए? अच्छा मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हर इमटेरियल चीज़ एमएल में जाएगी? क्या हर इमटेरियल चीज़ एमएल में जाएगी? 5 मिलियन मटेरियलिटी लेवल है आपका, ठीक है, और एक गलती निकली है 120 रुपए की, 120 रुपये गलती निकली है तो इमटेरियल, एमएल में जाएगी? स्टैंडर्ड यहाँ पे कहता है, एक स्टैंडर्ड कहता है एक लेवल डेजिग्नेट करें, हम गौर से मेरी बात सुनिए हौसले से ज़रा, एक लेवल डेजिग्नेट करें जिसको क्या बोलते हैं, मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल, मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल। फॉर एग्जांपल अगर 5 मिलियन मटेरियलिटी लेवल है, आप कहते हैं यार इसका 1% फॉर एग्जांपल, इसका कितना बनता है, 50,000। 50,000 से अब मैंने आपने लेवल डेजिग्नेट कर लिया कि ये मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल है। 50,000 से नीचे अगर कोई गलती हुई तो हम एमएल में भी नहीं डिस्कस करेंगे इसको। समझ गए? याद रहेगा। अब लेवल सुने जरा, मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल, इमटेरियल, मटेरियल। अच्छा मटेरियल भी अगर बहुत बढ़ जाए हम क्या करते हैं, परवेसिव, पढ़ा हुआ हमने, ये है मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल, सॉरी मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड्स, याद रहेंगे। एक हमने परवेसिव कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, मटेरियल एंड, एक हमने कहा मटेरियल बट नॉट, एक है इमटेरियल और एक है बिलो मिनिमम थ्रेशोल्ड। मिनिमम थ्रेशोल्ड को हम याद रहेगा। अब देखना एक बोर्ड मीटिंग हो रही है, उसमें एमएल डिस्कस हो रहा है, एक पॉइंट आ गई जी, वो 70 रुपये का मसला जी, अकाउंट कैसे बन रहे हैं, मिलियंस में, बिलियंस में। तो वो पढ़ने वाले को गुस्सा आ जाएगा, यार ये बोर्ड आपसे कहेगा यार क्यों हमारा टाइम ज़ाया कर रहे हो, टाइनी और पैटी चीज़ों पे। समझ नहीं, याद रहेगा। आगे चलें, अगला पॉइंट पढ़े। हाई रिस्क एरियाज ऑफ द, अच्छा हम पढ़ क्या रहे हैं, कंसीडर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, ठीक है। पहला मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड आ गया, मेरा बिलीव है कि आप लोगों को समझ आ गया, अभी मेरा कॉन्फिडेंस है कि आप लोग समझ गए सारी मटेरियलिटी को। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, हाई रिस्क एरियाज। आपको पता कौन कौन से हाई रिस्क एरिया, समझ गए? अच्छा आगे हैं, impact of assessed risk of material misstatement at the overall financial statement level on direction supervision and review। ठीक है जी। इस जो हाई रिस्क है इसका आपकी डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू पे फर्क पड़ता है रिस्की एरिया का, बताएं जी। दो तरह के एरियाज हैं, एक हाई रिस्क एरिया है, एक लो रिस्क है। फॉर एग्जांपल मैं पार्टनर हूँ, मैंने करना है ना डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू, मैं दोनों में तो नहीं कर रहा हूँ, नहीं। तो देखें जो ऊपर रिस्क आइडेंटिफाई किया आपने, उसका नीचे जाके मेरी डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू पे क्या इंपैक्ट है,
समझ गए? ये बिल्कुल ऐसी है, रूटीन में हम बाइक पे फिरते रहते हैं, ठीक है, लेकिन बसंत वाले दिन भी उतने उसी तरह फिर होते हैं नहीं। अब खैर अब कम से कम नहीं फिरेंगे उसे, अब क्या करेंगे, अपना रिस्क कवर करेंगे किसी ना किसी तरह, ठीक है। अब बसंत पे बाइक पे फिरना लो रिस्क एरिया नहीं है, खासतौर पर फैसलाबाद में, ठीक है। आगे हैं जी, The ordered approach. ऑर्डर अप्रोच क्या होती है? पढ़ी हुई आपने? हमने एक वर्ड डिस्कस किया था, आपको याद होगा, मैंने डिलॉयट की आपको पढ़ाई थी मेथोडोलॉजी, कौन सी वाली वाला? पॉइंट्स, ठीक है। वो क्या थी, मैं इसी पे कलर चेंज करके लिख देता हूँ। हमें एश्योरेंस कहाँ से मिलती है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल से, टेस्ट ऑफ डिटेल से, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल से, टेस्ट ऑफ डिटेल से, और यही से एश्योरेंस मिलती है ना। टोटल एश्योरेंस कितनी लेनी है आपने? ठीक है। हमने क्या पढ़ा, जितने मर्जी अच्छे कंट्रोल्स हो 0.2 से ज़्यादा एश्योरेंस नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि कंट्रोल्स हैव इट्स ओन लिमिटेशंस। तो आपको बाकी यहाँ से लेनी पड़ेगी। ये वाला मॉडल भी हो सकता है, याद है? अच्छा, इतना है कि कंट्रोल्स बहुत ज़बरदस्त है, अगर कंट्रोल एवरेज है तो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। डिफरेंट मॉडल्स पढ़े ना हमने। अच्छा, कंट्रोल्स पुअर है तो यहाँ से कितनी एश्योरेंस मिली होगी? 0। बाकी हमें कहाँ से लेनी पड़ेगी? 6 मॉडल आ गए ना, 6-7 मॉडल आ गए। कौन सा मॉडल लेके जाना है आपने? अब इस जो ऑडिट कर रहे हैं किस मॉडल को लेके चल रहे हैं, ठीक है। इसको वो डिस्कस करता है, क्या कहता है? ऑडिट अप्रोच, ठीक है। और मैंने तो आपको एडवांस लेवल पर बढ़ा दिया जाके, अभी वो समझा रहा है आपको। फॉर एग्जाम्पल, वेदर द ऑडिटर इज प्लानिंग टू रिलाई ऑन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, क्या वो कंट्रोल से एश्योरेंस लेना चाह रहा है कुछ ना कुछ। हमने क्या पढ़ लिया, इसको डिफरेंट मॉडल्स पढ़ लिया कि आपने कंट्रोल अच्छे हैं, कंट्रोल एवरेज है, और कंट्रोल्स पुअर हैं। तो कौन कौन, ये आपको ऑडिटर बनाएगी, ये चीज़ आपको पेपर पास हो जाएगी। एग्जाम में बैठ कर बताएंगे नहीं जी ये वाली नहीं, ये वाला मॉडल लेके चलना है हमने, ठीक है। वो आपको प्यार से नहीं बताएगा, वो आपको बता देगा सिस्टम में हमें पुअर है, सिस्टम ये वीकनेसेस है, और हमने डिसाइड किया कि सिस्टम पुअर है। तो अब ये वाली सारी क्या होगी? इररेलेवेंट। अब इनमें से कोई ना कोई रेलेवेंट होगी, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिकली भी ऑडिटर बनाएगी, और पेपर में आपको पेपर पास करवाएगी, ये आपकी मेथोडोलॉजी, ठीक है। आगे हैं जी, Emphasis on maintaining questioning mind and professional skepticism. ठीक है, हमने पढ़ा हुआ इसको। आगे हैं जी, Volume of transaction and whether to rely on internal control. पढ़ लिया हमने। आगे हैं, The above will then allow the auditor to decide the nature, extent, and ये सब कुछ करने के बाद आपकी स्ट्रेटजी बन गई, फिर आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप ऑडिट प्लान बना सकें। अच्छा, अगेन ऑडिट प्लान में क्या है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। ऑडिट प्रोसीजर 2 तरह के हैं, रिस्क असेसमेंट और, ठीक है। जल्दी से हैं आगे। the selection of the engagement team and the assignment of the audit. इसको भी खुद पढ़ लीजिएगा, मैं इस पर टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। सब कुछ बनाने के बाद देखें, अभी आपने ओवरऑल लेवल प्लानिंग की है ना, आपने अपनी रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव देखे, आपने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखे, पिछले पेज पे आपने वो देखी क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट। ये देखने के बाद आपने कहा मुझे कितने लोग चाहिए, कहाँ चाहिए, कैसे कैसे चाहिए लोग, ठीक हो गया? समझ गए जी। अब आगे हैं ऑडिट प्लान पे। Audit plan. The audit plan will set out the procedure to be used. ठहर मैं पढ़ता हूँ इसे। वंस ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड, पहला काम क्या है आपका? समझ गए? हो गई। द ऑडिटर कैन डेवलप द मोर डिटेल्ड ऑडिट प्लान। याद रहेगा, जब स्ट्रेटजी बना लेंगे फिर ऑडिटर इस काबिल हुआ कि वो डिटेल में ऑडिट प्लान बना सके। अच्छा, ऑडिट प्लान में क्या होता है? ये मैंने बोला है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, और आप नीचे देखें द ऑडिट प्लान विल सेट आउट। पहले उसने क्या लिखा हुआ है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बोल्ड करके। दूसरे में पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। समझ गए? मैं अब टाइम नहीं वेस्ट करूंगा इस पर। आप ये देखें, ये बात वो है जो हम पिछले 10 दिन से बार बार डिस्कस कर रहे हैं, ये वाली, ठीक हो गया? समझ गए जी?
अच्छा आगे हैं, The audit procedure to be performed by the audit team members will be those needed in order to कौन से प्रोसेस परफॉर्म करने हैं, कैसे करने हैं, उसने नहीं बताया कौन से प्रोसेस परफॉर्म करें, उसने आप पे छोड़ा है। उसने कि जो भी प्रोसेस परफॉर्म करें वो प्रोसीजर क्या करें, उन देखिए प्रोसेस क्यों परफॉर्म करें आप, टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। असल में तो आपको एविडेंस चाहिए ना। और सेकंड क्या कहता है कि जो रिस्क है वो क्या हो जाए, एक्सेप्टेबल लो लेवल पे रिड्यूस हो जाए। अच्छा रिस्क क्या होता है, ऑडिट रिस्क पढ़ा हुआ है। और ऑडिट रिस्क क्या होता है, द रिस्क दैट द ऑडिटर विल गिव एन इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली, पढ़ा हुआ है, वेरी गुड। अच्छा आगे हैं, इसको पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा अगली आगे कहते हैं ऑडिट प्रोग्राम। अच्छा ऑडिट प्लान और प्रोग्राम एक ही वर्ड है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे बार बार। स्टैंडर्ड की जगह प्लान लिख देता, की जगह प्रोग्राम लिख देता उसे, ठीक है, याद रहेगा। आगे हैं डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंट क्या करना है आपने, गौर से मेरी बात सुनना। ऑडिट प्लान अब डॉक्यूमेंट ये करना है कि क्या स्ट्रेटेजी बनाई आपने और क्या ऑडिट प्लान बने। और ये कब होता है, ऑडिट करने से पहले। समझ गए, क्या स्ट्रेटेजी बनी और क्या प्लान बने। अच्छा कि जब आप स्ट्रेटेजी और प्लान बनाते हैं, आप ऑडिट करने आते हैं, वहाँ जाके लगता है नहीं नहीं यार हमने जो प्लान बनाया ना वो ठीक, या स्ट्रेटजी गलत बन गई हमसे, तो स्टैंडर्ड कहता है जैसे ही आपको रियलाइज हो कि आपसे स्ट्रेटजी गलत बन गई है, प्लान गलत बन गया है, तो क्या करें, फौरन उसको रिवाइज करें। समझ गए, याद रहेगा, फौरन उसको क्या करें, रिवाइज करें। तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या आएगा, क्या स्ट्रेटजी थी, क्या ऑडिट प्लान थे, और अगर इन दोनों में रिवीजन आई है तो क्या आई है। ठीक है, 3 वर्ड लिखे उसने, पहला स्ट्रेटजी, दूसरा प्लान, और तीसरा कहता है एनी सिग्निफिकेंट चेंज ड्यूरिंग द एंगेजमेंट। किस में चेंज आई है, या स्ट्रेटजी में या प्लान में। 1.5 इंटरम एंड फाइनल ऑडिट मैंने आपको पिछले हफ्ते पढ़ाया, याद है। चले आगे। अच्छा 1.6 पे आ जाए। जब चैप्टर शुरू हुआ था ना, मैंने को बताया था कि जो प्लानिंग का स्टैंडर्ड है ये इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिकरिंग ऑडिट है, ठीक है। प्लानिंग से रिलेटेड कुछ इनिशियल, जो इनिशियल ऑडिट के लिए प्लानिंग से रिलेटेड कुछ स्पेशल चीज़ें हैं वो उसने 1.6 में लिख दी हैं, याद है आप लोगों को। ये वो लिख, यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम, एडिशनल कंसिडरेशन इन ऑडिट एंगेजमेंट्स। एडिशनल कंसिडरेशन इन पढ़े जी, आए इसमें। अच्छा इसको सुन ले जरा, मैं इसको बता देता हूँ इसको, ठीक है। कहता है ऑडिट जो है ना, ये पहले पैराग्राफ में, फिर टाइम नहीं वेस्ट करूँगा आपका। पहले पैराग्राफ में बात करता है कि इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट वो होती है जो फर्स्ट टाइम आप ऑडिट करने आ रहे हैं, ठीक है, या पिछला ऑडिट आपने नहीं किया हुआ, वही इनिशियल ऑडिट है ना। आपने 98 ईयर ऑडिट किया है, 98 साल ऑडिट किया, 99th ईयर किसी और ने कर दिया, तो 100th ईयर जो होगा वो आपकी क्या होगी, इनिशियल एंगेजमेंट। इनिशियल एंगेजमेंट वो होती है जिससे प्रीवियस ईयर आपने नहीं किया हो, याद रहेगा। बेशक उससे पहले आपने 98 साल ऑडिट किया उसका, क्लियर हो गया, याद रहेगा जी। कहता है रिकरिंग ऑडिट हो या इनिशियल ऑडिट हो, दोनों में प्लानिंग एक जैसी, दोनों में प्लानिंग, याद रहेगा। अच्छा उसमें क्या होता है, हम पहले ओवरऑल लेवल पे स्ट्रेटजी में आते हैं, इसमें भी बनाएंगे, उसमें ऑडिट प्लान बनता है, इसमें भी प्लान बनाएंगे। हाँ इनिशियल ऑडिट में कुछ एडिशनल कंसिडरेशन होती हैं, इनिशियल ऑडिट में कुछ वो क्या है, वो 4 कंसिडरेशन पढ़ लेते हैं अभी, ठीक हो गया। पहला 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 बुलेट पढ़ें। हमने क्या पढ़ा था आपको याद होगा, जब चेंज इन एंगेजमेंट होती है तो हम क्या करते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं विद प्रीवियस ऑडिटर, पढ़ा था।
कॉरेस्पॉन्डेंस की है ना आपने, ये रेकरिंग ऑर्डर में की थी, जरूरत ही नहीं है, रेकरिंग में तो पहले ऑर्डर आप ही थे। समझ गए? ऐसी है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जब आपसे कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं तो आप उससे जहाँ लेटर लेके कुछ चीज़ें पूछ रहे हैं, या खुद लगा देना, या खुद लगा दिया करें, खुद लगा दें, टाइम ना वेस्ट करें इस पर। जिसके पास है लगा के फारिग किया करें, ये वो पेज सर्कुलेट करता है, वो अटेंशन में डाइवर्ट होती, जो जिसके पास है ना पढ़ के लगा लो, फारिग किया करें इसे, ठीक है, लगा दिया करो जैसी होती, ठीक। तो हमारा टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इससे, ठीक है। अब मैं पॉइंट भूल गया हूँ। हाँ, जहाँ आपने कॉरेस्पॉन्डेंस की ना प्रीवियस ऑर्डर से, तो वहाँ पे आप उससे जैसे मुझे अपनी फाइल दिखा दें, मैं कुछ आपके एरियाज देखने जाता हूँ, मुझे ये बता दें रिस्क असेसमेंट कहाँ पे है, रिस्क कहाँ पे हाई है, कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, क्या एडवाइस करते हैं। वो जो आपको 15-20 आधे घंटे में जो इन्फॉर्मेशन दे देगा ना, आपको अदरवाइज 10 दिन लगने से लेने में। समझ गए? याद रहेगा। तो ये वो बात करता है अनलेस प्रोहिबिटेड बाय लॉ। अगर किसी जुरिस्डिक्शन में लॉ मना करता है फिर तो आप नहीं कर सकते, लेकिन लॉ मना नहीं करता तो क्या करें, अरेंजमेंट्स टू बी मेड विद द प्रेडिसेसर ऑडिटर, फॉर एग्जांपल रिव्यू ऑफ द प्रेडिसेसर ऑडिटर्स वर्किंग पेपर। आप पूछेंगे जी ठीक है, आप फॉर एग्जांपल जाहिर जी मेरी प्रीवियस ऑडिटर थी, मैं ये गवर्नमेंट कंपनी हूँ, नया ऑडिटर हूँ, मैं उनके पास जाऊँ कि आपने पिछले बार रफीक स्पिनिंग ऑडिट किया था, मुझे ज़रा फाइल दिखा दें अपनी। मैं वो 1 घंटे में फाइल्स देख लूँगा ना, और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी रिस्क असेसमेंट की और बाकी चीज़ों की, वो मैंने 15 दिन लगा करनी थी और गलत करनी थी। समझ गए? तो कहता है रिव्यू ऑफ द प्रेडिसेसर ऑडिटर्स वर्किंग पेपर, याद रहेगा। ये आपने रेकनिंग ऑडिट में नहीं करना, जरूरत नहीं। क्लियर है जी? आगे हैं। Any major issues including the application of accounting principle or audit and reporting standards। ठीक है, कोई रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड कोई इशू है, कोई अकाउंटिंग पॉलिसी गलत है, कोई एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में मिस्टेक है, तो अब यहाँ पे आप ठीक कर सकते हैं। उनसे डिस्कस करें, ये आपका फ्रेमवर्क गलत है। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। एक ऑडिट फर्म कई साल, एक आपको शायद याद नहीं होगा, उस ज़माने में कार्ड्स होते थे, उस कंपनी का नाम भी मेरे ज़हन से निकल गया, कॉलमेट के कार्ड होते थे, हम उसको स्क्रैच करते थे और पीटीसीएल का फॉर्म उठाते थे और अपना जो मतलूबा नंबर होता था, डिज़ायर्ड नंबर, वो डायल करने से पहले एक कोड प्रेस करते थे, कोड उस कार्ड पे लिखा होता था। वो कोड उस तो होता क्या था कि जो मोबाइल का बिल आता था वो पीटीसीएल पे चार्ज नहीं होता था, उस कार्ड पे चार्ज होता था। समझ गए? बाद में जैज़ कार्ड आ गए, आप लोगों ने जैज़ कार्ड भी नहीं देखे होंगे, अब तो देखें ना कि हम स्वैप करते थे नेल से या किसी चीज़ से, कॉइन से, और एक नंबर निकलता था, उस नंबर को लोड करते थे, एग्जैक्टली वो चीज़। ठीक हो गया? एक कंपनी कई साल उसको ऑडिट करती थी, फिर किसी टाइम पर उन्होंने ऑडिटर चेंज कर लिए। ऑडिटर, मैंने ऑडिटर का नाम बताऊंगा ना, ठीक है। अब जो नया ऑडिटर आया उसने अकाउंटिंग पॉलिसीज देखी, उसने कहा आपकी तो रेवेन्यू की पॉलिसी गलत है। आप क्या करते हैं, अपना कार्ड जब डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करते हैं रेवेन्यू की एंट्री कर लेते हैं। अपना कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किसे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को, तो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। हालांकि कस्टमर तो गया नहीं। होना क्या चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर से कार्ड जाए रिटेलर के पास, रिटेलर से जाए कस्टमर के पास, कस्टमर स्क्रैच करके जब उसे लोड करे तो रेवेन्यू बनता है आपका। समझ गए? ये पेपर में मैं इसलिए डिस्कस करता हूँ, एग्जाम्पल थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है इस पे एग्जाम्पल्स पे, लेकिन कहीं ना कहीं पेपर में टेस्ट हो जाती हैं। अब पेपर आप क्या कौन सा दे रहे हैं, ऑडिट पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। समझ गए मेरी बात कि ऑडिट करते करते हमें एक रेवेन्यू रिकग्निशन, ऑडिट में तो ये चीज़ टेस्ट होनी है ना, फॉलो करेंगे। तो ये वो पॉइंट होता है, एनी मेजर इशू, खास तौर पे इंक्लूडिंग द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। समझ गए? याद रहेगा जी। चलें आगे जी। The audit procedure necessary to obtain sufficient appropriate audit evidence रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंस, एक स्टैंडर्ड है अलग से ओपनिंग बैलेंसेस पे। क्या नाम है इसका स्टैंडर्ड का? का नाम तो वैसे ही डिस्कस हुआ था, ठीक है। ओपनिंग बैलेंसेस
510 आपके कोर्स में नहीं है, खुश इसमें से कोर्स में 510 कोर्स में नहीं है। 510 स्टैंडर्ड कौन सा है? ओपनिंग बैलेंस कब चेक करते हैं आपने? जब आपकी इनिशियल एंगेजमेंट है, मींस प्रीवियस एंगेजमेंट आपने नहीं की, ठीक है। अच्छा, अगर प्रीवियस आपने की हो तो 510 क्या हो गया? ऑल टुगेदर इररिलेवेंट। समझ गए? या ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन कौन से ऐसे काम है जो प्लानिंग स्टेज में करते हैं जो रेकरिंग ऑडिट में नहीं होते, इनिशियल ऑडिट में होते हैं। तो पहला क्या आ गया? अरेंजमेंट विद द प्रेडिसेसर ऑडिटर रिगार्डिंग रिव्यू ऑफ इट्स वर्किंग पेपर्स। सेकंड क्या आ गया? मेजर इशू रिगार्डिंग अकाउंटिंग पॉलिसी या एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तीसरा क्या आ गया? ओपनिंग बैलेंसेस। ठीक है, कोर्स में नहीं, लेकिन पता मुझे एक स्टैंडर्ड अलग से है, ठीक है। और फोर्थ क्या आ गया? एंटिटीज क्वालिटी कंट्रोल पर। आप देखिए एंगेजमेंट मेरे पास आ रही है, मैं इस पर क्वालिटी मेंटेन कर सकता हूँ। क्वालिटी कौन सी क्वालिटी जी? अभी आप पिछले चैप्टर में पढ़ गए हैं 220 में, 220 में पढ़ गए ना क्वालिटी, वो मेंटेन कर सकते हैं इसमें। याद रहेगा जी, वेरी गुड। आगे डॉक्यूमेंटेशन को उसने रिपीट किया, मैं नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पे। वही बातें करता है कि स्ट्रेटजी प्लान, और अगर इसमें कोई रिवीजन है तो वो, या कोई चेंज आएगी तो वो, ये रिडंडेंट है, इसकी ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे। मिस प्रिंटिंग लग रही है मुझे। ठीक हो गया, चलें आगे जी। जी जी है पिछला 26 नंबर जी जी। उसमें ये एक एंगेजिंग पार्टनर डेटा माइंड द रिसोर्सेज असाइन्ड और मेड अवेलेबल है। सर ये ड्यूरिंग द ऑडिट है, बिफोर द ऑडिट है, या दोनों ही? पेज क्या है? 26 3.5। इसमें जो नीचे पैराग्राफ है बुलेट्स के बाद, इफ द एंगेजमेंट पार्टनर डिटरमाइन द रिसोर्सेज असाइन्ड और मेड अवेलेबल आर इनसफिशिएंट इनअप्रोप्रिएट, ये ड्यूरिंग द ऑडिट है, बिफोर द ऑडिट है, प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज में या पहले। ठीक है जी, ये बोर्ड साफ कीजिएगा। बुक्स बंद कर दें। ज्यादा हो गया आज, बस काफी है। इसी थोड़ा सा साफ कर दिया। हम जब हमने सेशन स्टार्ट किया था, हम छोटे होते थे, हमने डिस्कस किया था ऑडिट याद है? रिस्क क्या था? रिस्क दैट द ऑडिटर विल गिव एन इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड। कि रिस्क क्या है कि अकाउंट्स गलत है और ऑडिटर क्या देगा उस पर? गलत ओपिनियन। वो गलत ओपिनियन क्या होगा? कि सब कुछ ठीक है, ट्रू एंड फेयर है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रेजेंटेड फेयरली, या फाइनेंशियल प्रेजेंटेड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, व्हेन इन फैक्ट दे डू नॉट। यही रिस्क था ना? पक्की बात है। अच्छा, हमने एक और भी चीज़ डिस्कस की थी कि कई दफ़ा रिवर्स भी होता है, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट भी होता है कि अकाउंट्स बिल्कुल ठीक होते हैं। रिस्क है इस चीज़ का भी कि अकाउंट्स बिल्कुल ठीक है और ऑडिटर क्या कहे कि नहीं, अकाउंट्स गलत है। स्टैंडर्ड ने कहा था कि ये जो सेकंड वाली ऑप्शन है ना, ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल क्यों पॉसिबल नहीं है? मैंने चीखें मारेगी। अकाउंट्स गलत होते हैं, अकाउंट्स क्या होते हैं, और हम क्या कहते हैं, गलत है। मैंने चीखें मार दी। मैनेजमेंट अकाउंट ठीक हो और हम कहते हैं अकाउंट गलत है, वो तो आपके लिए प्रूफ करना प्रोफेशनली पॉसिबल नहीं रहेगा। यही पढ़ा हमने। अच्छा, हमने फिर क्या पढ़ा? इसके कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑडिट रिस्क, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट से कुछ कहते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। फिर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हमने ब्रेक किया, हमने क्या कहा? इनहेरेंट रिस्क,